टू आवर चैनल द टाइम सेवर। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो पूरा का पूरा एक सीरीज़ चल रही है जिसमें सॉल्यूशंस के हर एक टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। केवल सॉल्यूशन के नहीं बल्कि आने वाले वीडियोस में सभी चैप्टर्स को कवर किया जाएगा 11th और 12th के। हमने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी, उसी से आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमने सॉल्यूशन के कुछ प्राइमरी चीज़ें बता दिया था कि जैसे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है ना, एक्वा सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्सचर मैंने बता दिया था। होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। तो बेसिक चीज़ें क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है सॉल्यूशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है इसका मतलब? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जैसे कि लार्ज अमाउंट होता है। आप एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कहा कि शरबत बनाना चाहते हैं, तो शरबत बनाने में क्या होगा कि चीनी और पानी का घोल मिलाया जाएगा। तो चीनी कम मिलाई जाती है शरबत में, पानी ज़्यादा रहता है, तो पानी वहाँ सॉल्वेंट हो गया और चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। पर जब चाशनी बनाया जाता है तो चाशनी में क्या होता है कि चीनी ज़्यादा होता है और पानी कम होता है, तो वहाँ चीनी क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो आपने अलग अलग चीज़ बनाने के लिए अलग अलग अमाउंट में मटेरियल इस्तेमाल किया। तो जो ज़्यादा अमाउंट का रहता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा। कौन जाएगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये इसमें जाकर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन होगा बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी बाइनरी सॉल्यूशन में हर प्रकार के हम लोग को टॉपिक को पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन में अलग अलग स्टेट्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। गैस के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और लिक्विड के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो हर टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो हमने लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से जानने से पहले आप एक और चीज़ें जान लीजिए कि हमेशा जो सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है या फेज होता है वो हमेशा इक्वल होता है सॉल्यूट के, है ना। सॉल्यूट के स्टेट और फेज एकदम सेम होंगे, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि अगर गैसियस फेज है, गैसियस फेज का अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, या सॉल्वेंट लेते हैं, गैस में सॉल्वेंट ले रहे हैं, है ना, सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो हमेशा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अगर आपने लिक्विड लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, फेज क्या है इसका, गैसियस फेज में आपने सॉल्वेंट लिया था, यहाँ पर लिक्विड फेज में सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। अगर आपने सॉलिड सॉल्वेंट लिया है, सॉलिड सॉल्वेंट लिया है, तो क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने गैसियस
और लिक्विड का जो स्टेट लिया है सॉल्वेंट में, वही फेजेस क्या होंगे आपको सॉल्यूशन में दिखेंगे। अगर सॉलिड का सॉल्वेंट लिया तो सॉलिड का सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉल्वेंट लिया है तो लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस का सॉल्वेंट लिया है तो गैसेस सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमको हर एक स्टेट का एक कॉम्बिनेशन देखते हुए आना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने सॉल्वेंट में गैस लिया है तो सॉल्यूट में क्या क्या लिया जा सकता है, तो सॉल्यूट में सॉलिड भी लिया जा सकता है, गैस भी लिया जा सकता है, लिक्विड भी लिया जा सकता है। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हमको टोटल 9 यानी 9 ऐसे सॉल्यूशन को पढ़ने हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर पढ़ेंगे, है क्या। अब सवाल ये है कि क्या पूरे टोटल टॉपिक को एलोबरेट फॉर्म में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। इसमें अभी आपको केवल और केवल इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, उसमें से केवल 3 ही टाइप के सॉल्यूशन को पढ़ना है जो कि लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। तो आइए चलिए इसको लिखते हैं। तो आई होप आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ सबको ही लिखेगा। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इधर मैं डाल रहा हूँ सॉल्यूट, इधर सॉल्वेंट, है ना। इधर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, हमने अलग अलग फेजेस बांट दिए हैं। पहला हम लोग रख रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन, है ना, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन से एक चीज तो दिमाग में बैठ गया होगा आपको कि गैसियस सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट में क्या हो, गैस ही होगा, क्योंकि दोनों का स्टेट सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सॉल्वेंट में लिखा गैस। ठीक है, तो सॉल्यूट में क्या रखें हम लोग, है ना, सॉल्यूट में क्या रखें, तो आप रख लीजिए इसको भी गैस। अगर मैंने कहा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी गैस है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें 2 गैसेस मिलने के बाद ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसमें एक गैसेस ज़्यादा अमाउंट में हो, एक गैसेस कम अमाउंट में हो। तो इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा। हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन की मात्रा है एटमॉस्फेयर में, वो सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन क्या है, एक सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। पर वही कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ये सब उससे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के गैस में ऑक्सीजन का गैस होता है। तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा हो गया एज ए सॉल्वेंट और ऑक्सीजन कम हो गया एज ए सॉल्यूट। तो यहाँ हो सकता है O2 in N2, है ना। हम सभी जानते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैस क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। एयर में क्या है, ढेर सारी गैसेस हैं, उसमें से ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक सॉल्वेंट लेंगे जो कि गैसी ही होगा, है ना। और सॉल्यूट क्या लेना है, अब लेना है हम लोग को लिक्विड ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जांपल क्या है जो उसमें लिक्विड क्या हो, सॉल्यूट हो, और गैस क्या हो, सॉल्वेंट हो, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कहाँ रखा जाता है, प्रिजर्व करके नाइट्रोजन गैसेस के अंदर रखा जाता है। अगर वह रहेगा तो स्प्रेड कर जाएगा। अब क्लोरोफॉर्म किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फेज में होता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में रखा जा रहा है, इंसेंस क्या है, ये गैसियस सॉल्यूशन है, क्योंकि गैसियस डिसाइड कर रहा है कि कौन उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट सॉलिड रख लेते हैं। सॉलिड कहाँ जाएगा, गैस में ही जाएगा। अब क्या एग्जाम्पल इसका रखें हम लोग, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्फर। कैम्फर आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा है, बताइए क्या है वो कैम्फर। कैम्फर इन नाइट्रोजन,
अरे कपूर, कैम्फर मतलब कपूर। अरे घर में पूजा पाठ करने के लिए हम लोग जो कपूर इस्तेमाल करते हैं वो कपूर ही क्या है, एक प्रकार का सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है। देखो आमतौर पर क्या होता है कि आप कपूर को बाहर पे रख दीजिए तो सब्लिमेशन की प्रोसेस चलती है। इसका मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए अगर नाइट्रोजन गैस के अंदर रखा जाए तो कैम्फर कभी भी गैसेस के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। आपने बोले कैसे, दुकान वाले तो नाइट्रोजन गैसेस नहीं रखते हैं तो उनका तो नहीं उड़ता है। नहीं बेटा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर वो ज़्यादा समय तक वो रखेंगे डिब्बे में बंद करके, अगर एयर पे कांटेक्ट मारे तो धीरे धीरे वो कम होता रहता है। बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होती कि आपने रख दिया तो गायब हो जाएगा, टाइम लेगा, तब तो वो बेच के ख़त्म कर देते हैं, है ना। वो कपड़े या यूँ कह सकते हैं कि कागज़ के अंदर रैप करके रखते हैं, खुले भी ऐसे नहीं रखते हैं कि चलिए भैया निकाल लीजिए, है ना। तो प्रिजर्व करने के लिए हम नाइट्रोजन गैसेस में डालते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि गैसेस का मिक्सचर क्या हो जाए, O2 इन N2। लिक्विड गैसेस का सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन मिक्स हो जाएंगे। सॉलिड गैसेस के बेसिस पर हो जाएगा कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट जो आएगा सॉल्यूशन वो है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में भी इसी तरह हम लोग को स्टेट लेना है। तो अब याद करिए कि जब लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो 3 ठो लिक्विड लिख लीजिए, है ना, इससे आपको याद रहेगा। लिक्विड 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 है। अब इसमें क्या रखते हैं, उसी तरह रख देते हैं गैस, है ना, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल सोचा जाए जिसमें लिक्विड में गैस डालना है, ये कोई एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। ऑक्सीजन आपने देखा है ना, O2 किस में होता है, NH2 पानी में होता है। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो पानी तो ज़्यादा देखा होगा कि जो नाले का पानी है या जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब है पानी है पर ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके से डिफिशिएंट फॉर्म में है ना, स्मॉल अमाउंट में है। अब वही तो सॉल्यूट है। और पानी क्या है, ज़्यादा है। लिक्विड 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 में ये तो बड़ा अच्छा एग्जांपल आता होगा आपको, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि लिक्विड शराब भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है, जो अल्कोहल है, उस पानी में मिक्स करके लोग पीते हैं। आसपास ज़रूर देखा होगा आपने कि शराब में पानी मिलाते हैं या पानी में शराब मिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर किसको सॉल्वेंट रखना चाहते हैं आप खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही लिक्विड फेज है, आपको कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड फॉर्म लिया है, कोई गैसेस फॉर्म लिया है कि आपको लिक्विड ही बनाना है। दोनों लिक्विड है, आप किसी को ही मान लो। जो कम नशीले वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो पानी को ज़्यादा रखेंगे, शराब को कम रखेंगे। जो नशा करने वाले होते हैं वो शराब को ज़्यादा रखते हैं और पानी को कम रखते हैं। आप जो मान लो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल और वाटर क्या हो जाएगा, एक अच्छा एग्जांपल है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। अल्कोहल यानी एथेनॉल, एथेनॉल एंड वाटर। ठीक, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, यही लिख देते हैं C2H5OH, है ना। अच्छा, सॉलिड लिक्विड, आप कैसा एग्जांपल सोच सकते हो जिसमें लिक्विड में सॉलिड डालना पड़ता है? बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। अरे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज आपने ग्लूकोन डी है और वगैरह ग्लूकोज है, आप उसे क्या करते हो, पानी में मिक्स करते हो ना। अरे चीनी को पानी में मिलाकर शरबत बनाते हो ना। तो जो सॉलिड है सब्सटेंस, जो बहुत ही कम डालते हो आप, तो जो कम डालते हो वही तो सॉल्यूट होता है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि जो कम डाल रहे हैं वो है सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। तो ग्लूकोज पानी में डाल रहे हैं इसलिए कहेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड वाटर, है ना। तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। यहाँ पर मैं क्या चला हूँ, इन तीनों को सॉल्वेंट माना हूँ, इन तीनों को मैं सॉल्यूट माना हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में चलते हैं जिसका तीसरा नाम है
सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब आपको भी क्या करने होंगे, अलग अलग फेजेस बांटनी होंगी। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन है तो क्या करते हैं, सॉलिड में सबको सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। इधर क्या लिखना है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा कोई है कंडीशन जिसमें सॉलिड में या सॉलिड पर गैसेस जाकर क्या हो जाए, एडहेयर हो जाए या वर्क करे, है ना। तो बल्कि अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन गैसेस, हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम, है ना। पैलेडियम, पैलेडियम के सरफेस अगर मेटल का सरफेस ये पैलेडियम है, इस पर हाइड्रोजन गैस आएगी, एडहेयर कर जाएगी, चिपक जाएगी। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड पर गैस हो गया। हमने क्या माना है, इधर सॉल्यूट माना है। ठीक है, मैं इधर भागता जा रहा हूँ क्या ठीक है, सॉलिड में लिक्विड जाएगा तो आप कुछ सोचो, याद करो, सभी मेटल सॉलिड होते हैं, बट एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में स्टेट में होता है, अब वो है मर्क्यूरी। तो Hg इन सोडियम Na एंड दैट वी कॉल, जब भी मर्क्यूरी किसी मेटल से जुड़ता है हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अमलगम। तो सोडियम के साथ मिल रहा है तो सोडियम अमलगम, मर्क्यूरी के मैग्नीशियम के साथ मिल रहा है तो मैग्नीशियम अमलगम। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सोडियम अमलगम, अमलगम। ठीक है, सोडियम अमलगम। अब सॉलिड सॉलिड देखना है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सॉलिड सॉलिड तो सब कोई जानता है, आप याद करिए। आप याद करिए कि सॉलिड सॉलिड मिलते हैं तो क्या होता है, अरे अलॉय बनता है। अलॉय माने, अलॉय का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ मेटल। अरे ब्रॉन्ज मेटल नहीं होता है, ब्रास नहीं बनता है, स्टील नहीं बनता है, दिस ऑल आर एलॉय। तो एलॉय का बनना ही क्या होता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो आप एलॉय लिख लो, है ना, एलॉय लिख लो। एक एलॉय लिख लेते हैं हम, जैसे मैंने कह दिया कि आप बनाना चाहते हो ब्रॉन्ज, तो अगर ब्रॉन्ज बनाना चाहते हो तो ब्रॉन्ज में क्या होगा, तो ब्रॉन्ज में होगा कॉपर एंड टीन, एस, चलो इसको ऐसे लिख लो सिंपल। ठीक है, तो एक प्रकार का ये मिक्सअप हो गया। तो आपको मैंने यहाँ पर क्या समझाया है, हमने समझाया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। क्लियर है आपको, क्या मैं इसे इरेज कर दूँ, मैं हट भी गया हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, है ना। तो आप इसे लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं अब आगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो होगा हम लोग का कंसंट्रेशन। ठीक है, दिल थाम के बैठ जाइए, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन हाँ याद रहे हम छोटे मोटे वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो भी कंटेंट देंगे एकदम प्योर देंगे और एकदम परफेक्ट देंगे। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो अब जो हो जाएगा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन। अब समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन कैसे बताया जाए, है ना, कैसे समझ में आए, जो एकदम दिमाग में बैठ जाए। कैसे बैठेगा, देखिए आपने लैब में जाते हो आप, तो कहते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इट मीन्स क्या है ये डाइल्यूट कंसंट्रेट का टर्म्स, इसका मतलब ये होता है कि आपने कितनी प्योरिटी रखी है, कितना मिक्स किया है,
कितनी इम्प्योरिटी है। तो अगर प्योर है इसका मतलब आपने प्योर कंपोनेंट ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। तो क्वालिटेटिव बेसिस पर अगर देखा जाए, क्वालिटी के आधार पर, है ना, क्वालिटी के आधार पर, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव के बेसिस पर देखेंगे तो दो चीज़ें बनती हैं। एक बनता है अगर आप कम इस्तेमाल करते हो तो कहते हैं डाइल्यूट, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो कहा जाता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, है ना। यानी इसमें क्या किया आपने, स्मॉल अमाउंट ऑफ, आप खुद दिमाग में सोच रहे हो क्या चीज़ मिक्स करेंगे कि किसको आप कैसे कह सकते हैं कि सॉल्यूट को कम, तो किसको कम, ध्यान समझिएगा। एक्चुअली में है क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होता है ना, हमेशा एक रहेगा, लेकिन सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती रहती है। अगर सॉल्यूट एक है तो बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट दो है तो टर्नरी या टर्शरी सॉल्यूशन, सॉल्यूट तीन है तो बताएंगे क्वार्टरी सॉल्यूशन, है ना। सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो दो दो एक एक बढ़ता जाता है। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है क्योंकि एक हमेशा लार्जर रखने हैं, सॉल्यूट क्या होंगे छोटे छोटे कम कम जाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होगा, याद रहे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस्तेमाल किया तो दैट बी कॉल्ड सॉल्यूट डाइल्यूट। और कंसंट्रेट शब्द इस्तेमाल करते हैं जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस्तेमाल करते हैं, है ना, सॉल्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कंसंट्रेट, स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं डाइल्यूट। दीज आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन कंसंट्रेट का मतलब समझिए, कंसंट्रेशन का मतलब समझिए। आप कब किसी को डाइल्यूट बोलते हैं, कब किसी को कंसंट्रेट बोलते हैं, इसका मतलब आपको पहले से पता होता है कि इसमें क्या कम मिलाए हैं, इसमें कब ज़्यादा डाले हैं, है ना। सॉल्यूट की मात्रा आप किस में ज़्यादा रखे हैं, किस में कम रखे हैं, तो ये मेजरेबल चीज़ें हैं ना। आपने कैलकुलेट किया होगा कितने मोल्स आपने सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में डाले हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप शरबत बना रहे हो तो शरबत में हो क्या रहा है कि पानी है, अब पानी में आप चीनी मिक्स कर रहे हो, तो आपको दिमाग में है ना कि चीनी आप कितना मिक्स कर रहे हो। अगर चीनी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो डाइल्यूट बनेगा, चीनी ज़्यादा इस्तेमाल कर दिए तो चाशनी बना दोगे आप, तो है मतलब मिठास ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेज़र कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो टर्म को कि एक्चुअली में कौन पता करेगा। तो अब हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए कि कब कितना डालने से क्या होता है और उनको क्या कहा जाता है, इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है ना। तो एक्सप्रेसिंग टर्म ऑफ कंसंट्रेशन हेडिंग हो जाएगा एक्सप्रेसिंग टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेसिंग टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सप्रेसिंग टर्म ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से पहला हम लोग को पढ़ना है, आपने बहुत पढ़ा भी होगा 11th में भी, पहले चैप्टर में था कि मोलैरिटी है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपने लिटिल बिट में समझा होगा, लेकिन क्लास 12th में जो है थोड़ा सा डिटेल में समझना है, एलोबरेट फॉर्म में समझना है। तो आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे जिसमें पहला होगा मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी। मोलैरिटी को जो है कैपिटल एम से दिखाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना, बिग एम या तो कैपिटल एम। अब चूँकि मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, ये सब चीज़ें समझेंगे।
मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरे साथ लिखिएगा कि मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है। लिखेंगे दी नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जितने सॉल्यूट आप 1 लीटर सॉल्यूशन में डालते हैं वही आपकी मोलैरिटी होती है। ये पता कर लिया ना उसने पता कर लिया कि 1 लीटर का कॉन्सेप्ट है भैया। आप अगर 1 लीटर में अगर आप सॉल्यूट डाल रहे हो तो ही ये कंडीशन मेजरेबल चीज़ें हैं, केजी में नहीं। ये याद रहे, लीटर यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सॉल्यूशन टेक इन अ लीटर नॉट इन केजी। ठीक है, ठीक है। अब होगी फॉर्मूला। तो मोलैरिटी यानी कैपिटल M, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोल्स लेंगे, कितने आपने मोल्स मतलब क्या कहना चाहता है भाई। एक्चुअली में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले हैं, कितने अमाउंट आपने डाले हैं, नंबर कितने डाले हैं, है ना। जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है 1 लीटर, है ना, तो उस सॉल्यूशन में आपने कितने सॉल्यूट डाले हैं, सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट वाला डालेंगे तो उसे कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, यूनिट क्या होती है, इसको हम लोग मोल में लेते हैं, है ना, और इसे हम लोग लीटर में रखते हैं। तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे, मोल लीटर इनवर्स। तो यूनिट आपकी ये हो जाएगी। क्लियर है। आई होप आपने ये सब चीज़ें लिख लिया होगा, नहीं तो मैं साइड ही में खड़ा रहता हूँ, तो बीच बीच में ढक के नहीं खड़ा रहता हूँ। मैं आ जाता हूँ साइड में, तो आप लिख भी सकते हैं। अगर आपने लिखा तो रोक कर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपने फॉर्मूले में लिखे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे मोल्स के बारे में तो समझ लें। मोल्स एक्चुअली में मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मोल्स, अब इसको समझने की बात है कि आखिर में मोल्स होता क्या है। तो मोल्स इज इक्वल टू होता है दी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, है ना। जो भी सॉल्यूट गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, उस सॉल्यूट का मास भी दिया रहता है। नहीं देगा तो बाद में निकाल लेंगे, अलग अलग तरीके से हम बताएंगे कैसे। उसको अपन उस जिस कंपोनेंट का मास दिया हुआ है उसका मोलर मास निकालना। अच्छा, आपको मोलर मास निकालना आता है कि नहीं आता है ना। तो मोलर मास निकालने का तरीका देख लीजिए, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने कह दिया सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी आप कहिए। तो मैंने कह दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास कितना 1, तो कितना हो गया 40 हो गया, 40 ग्राम। ठीक है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, ठीक है।
ठीक है, तो 40 हो गया। इसी तरह आपको अलग अलग मास को नीचे रख देना है और मास दिया रहता है। क्लियर है इतना? आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? मैं इसे रेज कर दूँ? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, एक चीज और समझना है, अगर मैंने दे दिया, जैसे मानिए कि 3 कैपिटल M सॉल्यूशन इतना दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो आप बताओगे कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। ठीक है, 3 मोल्स सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 3m का मतलब मोल्स नहीं है, सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी की डिफिनेशन है। ये एक क्या है? मोलैरिटी है एक तरीके का। देखो आप, 3 मोल्स डिसॉल्व हुए हैं एज अ सॉल्यूट, है ना, किस में? सॉल्यूशन में। यही तो डिफिनेशन बोलता है, यही तो क्या बोल रहा है, यही तो आपका डिफिनेशन है मोलैरिटी का, है ना। एक और एग्जांपल मैंने कह दिया, जैसे मान लीजिए कि m/10 ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? तो इससे समझ में आ रहा है कि 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, है ना। 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट निकल गया कि आप अगर ऐसा लिखा मिलेगा तो आप इसको समझ लेंगे कि एक्चुअली में कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, पेन कॉपी तैयार रखिएगा। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करिए फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, टू प्रिपेयर 1 liter of 0.1 capital M of solution of H2SO4 is needed। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉज कर लीजिए, पॉज करके तुरंत इसको सॉल्व कीजिए, तुरंत अपने आप को एनालाइज कीजिए। मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, एकदम टू द पॉइंट पर है ना। कोई मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, इसलिए पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, हैं, कोशिश कीजिए इसे। ठीक है, पॉज कर लिया होगा, कोशिश भी कर लिया होगा, है ना। अगर पॉज किया होगा तो, नहीं तो लगेगा अभी शुरू हो गया, है ना। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दिया हुआ है, दिया है ना मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1, है ना, 0.1 क्या दिया है? मोलैरिटी दिया हुआ है ना। अच्छा, क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि मास क्या होगा, इसका अमाउंट कितना है, इज नीडेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इज नीडेड, कितना नीडेड है ना, नीडेड इज व्हाट? तो मास ऑफ H2SO4 नहीं पता है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं,
फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या दिया हुआ है 0.01 इज इक्वल टू मोल्स दिया हुआ है, नहीं दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना दिया 1, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन है मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, अब चलिए इधर लिख लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं, किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो मोलर मास H2SO4 का, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 16 है ना, मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो गया 2 + 32 + 64 है ना, तो ये हो गया 98 हुआ। ठीक है, 98 ग्राम हुआ, ये निकल गया आपका। अब यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, मोल्स कितना हम लोग का निकला था, मोल्स कितना निकला था 0.1 इज इक्वल टू मास कितना निकला, यही तो पता करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पे यहाँ पे लिख सकते हैं H2SO4, यही तो है सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास कितना लिखा है 98, वेयर आंसर इज कमिंग है ना, तो मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 9.8 है ना, ये हम लोग का निकल गया। है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आई होप आपने इस टॉपिक को समझा होगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेकर, नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग टर्म्स को लेकर, है ना। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।